हेलो, नमस्कार दोस्तों। मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मोबिलो टॉक शो में आज हमारे साथ एक नहीं, 2 हस्ती हैं और दोनों ही साहित्यकार हैं। हुँ, और सबसे अच्छी बात है कि वो हमारी मोबिलोग्राफी की बहुत एक्टिव मेंबर हैं। साहित्य के साथ-साथ उनकी ये चित्र साधना भी चलती रहती है और बड़े सुंदर से चित्र ये लोग डालते हैं। मैं इन दोनों का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। हमारे साथ हैं भारती कुमारी जी, जो कि मोबिलोग्राफी में को-एडमिन भी हैं, और चित्रा राणा जी हैं, जो कि इस समय अटलांटा में रहती हैं और मूलतः भारत से हैं, बुलंदशहर से, राइट? और भारती जी जो हैं, वो बिहार से हैं, पूर्णिया से, और इस समय वो गुड़गाँव में रहती हैं। ओके। और हम लोग बातचीत करने वाले हैं बहुत सारे विषयों पे, और साहित्य के ऊपर बातचीत होने वाली है। मोबिलो टॉक शो में शायद ये पहली बार है कि हम लिटरेचर पे थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। ओके, तो आप दोनों का इस शो में स्वागत है। धन बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी। तो जी, बड़ा ही गज़ब का मौका है, आप दोनों लोग साथ हैं। तो मैं चित्रा जी से शुरू करता हूँ, ओके, कि ये भारत में होना, बाहर होना, ये क्या अंतर होता है? कितना अंतर होता है? अ, आने से पहले बहुत सारा कल्चरल डिफरेंस की चिंता होती है, लेकिन उतना कल्चरल डिफरेंस उतना होता नहीं क्योंकि यहाँ पे जितने भी एनआरआई रहते हैं, ज़्यादातर क्लस्टर में रहते हैं। तो मिलना हमें अक्सर फिर भी भारतीयों से ही होता है। आस-पास बच्चे फिर भी भारतीय बच्चों में ही ज़्यादा पलते हैं, तो उतना कल्चरल डिफरेंस नहीं जीना होता, लेकिन एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो बहुत फ़र्क है। जैसे मैं हूँ बुलंदशहर से, लेकिन रही मोस्टली एनसीआर एरिया में हूँ। वहाँ पर देखूँ तो आस-पास पेड़-पौधे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर बड़ा शहर है अटलांटा, फिर भी हर घर के आस-पास 10-15 पेड़, पूरे पेड़, बड़े-बड़े पेड़ दिखते हैं, जो बहुत सुखद है जिस हिसाब से मुझे लगता है। बहुत ही सुखद है, फोटोग्राफर्स के लिए बहुत खुशी की बात है। वाइल्ड भारती लाइफ जी। आस-पास। जी, जी। और भारती जी, आप बिहार से हैं, आप गुड़गाँव में रहती हैं, तो क्या ये कल्चरल डिफरेंस आप भी फ़ील करती हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं, अगर चित्रा की तुलना में कहूँ तो उतना ज़्यादा नहीं, फिर भी है तो, लेकिन ये अच्छी बात है कि दोनों उत्तर भारत के ही भाग हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं। फिर भी मैं जहाँ पर थी बिहार में, वो एक छोटा-सा शहर था, है, अभी भी छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं हुआ अभी वो। और फिर वहाँ से एक बार ये उठ के आ जाना एक महानगर में, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर, तो फर्क तो पड़ता है अभी भी। वहाँ पे हवा साफ मिल जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे प्रदूषण कह लें एक नकारात्मक बात, और सकारात्मक भी बहुत सी चीज़ें, बट है तो अपना ही देश है, अपना ही जैसा लगता है हर जगह। जी, जी। तो अब आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि क्या फ़ोटोग्राफ़ी का आपका कोई बैकग्राउंड रहा है? चित्रा जी, पहले आप। जी सर, बैकग्राउंड एज़ सच प्रोफ़ेशनल तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन हमेशा कॉलेज टाइम से मुझे लगता था, जब से पापा के पास पहला कैमरा वाला फ़ोन आया था, तो मुझे इंतज़ार रहता था कि कब मेरे पास आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, जो दिख के ऐसा लगता है कि इसे लंबे समय तक मुझे अपने साथ कैरी करना चाहिए, अपने मन में कैरी करना चाहिए। उन छोटी-छोटी यादों को लंबे टाइम तक सिर्फ़ पारिवारिक यादें नहीं, कई बार रास्ते पर जाते हुए कोई ऐसा अ, पल होता है जहाँ पे लगता है कि इस पल को मन में आगे तक कैरी करना चाहिए। ख़ास तौर पे मुझे लगता है साहित्यकारों के लिए ये ज़रूरी होता है कि उस पल को आगे तक रख पाएँ, जिससे हम उसपे कुछ ड्राफ्ट कर पाएँ। तो उसको रखने के लिए मुझे एक कैमरा चाहिए था। जैसे ही मुझे जब से मोबाइल मिला, तो मेरे लिए ये सुविधा ज़रूर हो गई कि मैं उस पल को आगे अपने साथ रख पाऊँ। तो भारती जी, आपका? नहीं, फ़ोटोग्राफ़ी का बैकग्राउंड तो नहीं था, क्योंकि हाँ, बस वो जब रील वाला कैमरा हुआ करता था, जो घुमा-घुमा के रील चेंज करते थे, उसका कोडैक और यासिका का, तो घर में पहले यासिका का आया था, तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी उसको रील भरवाना, फिर जब फ़ोटो खिंचवा लेते थे, फिर जब तक साफ होके आती, तब तक वो एक्साइटमेंट बनी होती थी कि वो पता नहीं कैसा आया होगा। तो तभी तो ये था कि जो फ़ोटोग्राफ़ी का ऑब्जेक्ट होता था, ऑलमोस्ट टाइम वो एक आदमी इंसान ही होगा। क्योंकि हुँ, जब कीमती था कैम फ़ोटो खिंचवाना, तो किसी इंसान की ही फ़ोटो ली जाएगी, किसी खास मोमेंट की या फिर कुछ यादें सहेजने की। नेचर या फिर और चीज़ें आप अदर देन ह्यूमन कुछ सोच नहीं पाते थे हम उस वक़्त पे। तो कभी इच्छा होती थी कि ये भी चीज़ें ली जाए, बट फिर जब उसके बाद निकॉन का आया कैमरा, मेरे
कैमरा वाले फोन से पहले, तो वहां से थोड़ी सुविधा बनी है। फिर फोन जब आया तब तो ऐसे लगा कि मेरे लिए तो लगा कि जैसे बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज होती है कि फोन जितना अच्छा हो सके कैमरे में तो मोबाइल में। तो उसके बाद से बहुत बहुत ज्यादा चेंज आया, खास करके मोबिलो में जुड़ने के बाद तो। और जी। सीखते चलना हम्म, बहुत ज्यादा ये। और माफी की एक सवाल जो सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए था, आप लोग अपनी थोड़ी साहित्य साधना के बारे में बता दीजिए। क्या है, किस तरीके से आप लिखती हैं, किन भाषाओं में लिखती हैं, बात कीजिए। आपसे शुरू करते मैं ज्यादा तो नहीं, मुझे पढ़ने का शौक बहुत ज्यादा है अभी भी। बचपन से ही हिंदी साहित्य पढ़ने का शौक है, साहित्य पढ़ने का शौक है। और फिल्मों में भी ज्यादातर ऑब्लिट फिल्में देखने का, और हिंदी में भी थोड़े गंभीर साहित्य का रहा हमेशा से शौक पढ़ने का। लिखने का शौक तो नहीं कि ये बस जो अभिव्यक्ति का एक माध्यम था वो मैंने चुना, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझ में अभिव्यक्ति की कमी है। हर चीज, गुस्सा हो प्यार हो, वो नहीं कर पाती थी मैं एक्सप्रेस, तो लिखना तो स्वाभाविक है। फिर लगा कि नहीं, जब इतना पढ़ा है, खासकर फेसबुक पे लेखन से जुड़ने के बाद जब पढ़ने लगी लोगों को, तो लगा कि नहीं थोड़ा सा लिख सकती हूँ। तो शुरू की लघु कथाओं से, फिर कहानियां, थोड़ी बहुत कविताएं, कुछ समसामयिक आलेख, हिंदी में, मैथिली में, मैथिली जो मेरी मातृभाषा है उसमें भी लिखती हूँ। और बस यही 2 भाषाओं में है लिखने का। अभी 4-5 साल से लिखने का सिलसिला चल रहा है। कि और चित्रा जी आप। जी, मैं कॉलेज टाइम में भी लिखती थी। उस समय भी मेरी कुछ कविताएं पत्र पत्रिकाओं में, कॉलेज की पत्रिकाओं में छपती रही हैं। उसके बाद बीच में बिल्कुल छूट गया था, शादी हुई तब उसके बाद बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने। लेकिन वो हमेशा, एक बार आप लेखक या कवि बन जाते हैं या फोटोग्राफर बन जाते हैं, तो मुझे लगता है वो जीवन भर आपके साथ चलता है। तो आपको जब मौका मिलता है वो कर रहे होते हैं वो काम। तो मैं लघु कथाएं ज्यादा लिखती हूँ, लेकिन कहानी, आलेख, इंग्लिश में मैंने ज्यादातर आलेख लिखे हैं। आर्टिकल्स मेरे, मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन किए हुए हैं जिन पर मैं इंग्लिश में आर्टिकल लिखती हूँ। जहाँ भावनाओं की बात आती है, जैसे अगर किसी भावना को बहुत गहराई से मुझे व्यक्त करना है, तो मैं हिंदी, अपनी मातृभाषा में ही लिखती हूँ। वहां पर नॉलेज कह सकते हैं इंग्लिश में और भावनाएं हिंदी में मेरी व्यक्त होती हैं। वाह। जी। तो अब जो मूल सवाल है कि साहित्यकार होना और एडिशनली फोटोग्राफर होना, ये आपको किस तरीके से फायदा पहुंचाता है? क्या चीज है जो आप दूसरों से अलग कर पाते हैं? कभी डिटेलिंग या सोचा हो इस बारे में तो प्लीज बताइए। चित्रा जी आप। जी। मुझे हमेशा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कॉलेज में भी कभी किसी घटना के आसपास से गुजरते हुए लगता था कि अगर ये मन में कुछ टाइम तक रुकी तो बहुत कुछ आ पाएगा इससे रिलेटेड मेरे मन में। जैसे स्टेशन पे अगर मैंने किसी बहुत वृद्ध को बहुत भारी वजन उठा के चलते हुए देखा, उसी के मुकाबले हमारी कॉलेज की लड़कियां जरा सा बैग भारी होते ही जो रिएक्शन होता था, तो मुझे वो लगता था वो चित्र अगर मेरे मन में रहा तो मैं कुछ अच्छा रच पाऊंगी। फोटोग्राफी का मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत रिलेशन है मेरा लेखन से फोटोग्राफी का। अगर उस पल को मैं अपने मोबाइल में कैद कर पाती हूँ तो जब भी समय मिलेगा तब मैं लिख सकती हूँ। अगर एक बार देखकर और आगे मैं जीवन में बढ़ गई हूँ और वो मेरे मोबाइल में भी नहीं है, तो मैं उससे शायद बाद में उतना स्पष्ट और उतनी गहराई में जाकर नहीं लिख सकूंगी। तो मुझे फोटोग्राफी का कनेक्शन बहुत हेल्पफुल है, मतलब साहित्य से बहुत हेल्प करता है मुझे। भारती जी। हाँ, मैं कहूँगी कि मेरी जो साहित्य पढ़ती थी, साहित्य से जुड़ाव था, गंभीर साहित्य से जुड़ाव था, बट अपने बारे में कहूँ तो मेरा सौंदर्य परक दृष्टिकोण जो होती है ना जीवन के प्रति, वो बहुत खराब था मतलब, अभी ठीक है थोड़ा सा। तो फोटोग्राफी से जुड़ने के बाद ये हुआ कि जब मैं कैमरे से किसी चीज को कैद करती हूँ पास से और फिर उसको जूम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि दुनिया की इतनी छोटी छोटी चीजें कितनी खूबसूरत है और उसपे कितना कुछ लिखा जा सकता है। हालांकि ये सब बातें मैंने साहित्य में पढ़ी थी। अगेय जी की एक कविता है कलगी बाजरे की, तो उन्होंने बाजरे की कलगी पर कविता लिख दी। तो जो उन्होंने खुली आंखों से देखा, वो जब मैंने कैमरे के लेंस से देखा, तो मुझे लगा कि सच में क्या इतना खूबसूरत हो सकता है कुछ भी। जब धनिये का एक छोटा सा फूल, एक गमले में धनिया लगाया और फूल आया और उस फूल को मैंने कैप्चर किया, फिर उसको जूम करके अच्छे से एडिट किया, वो इतना खूबसूरत दिख रहा था, उसका कलर कॉम्बिनेशन। मुझे लगा कि ये हो सकता है क्या, ये इतनी खूबसूरत चीज है, इस पे तो सच में बहुत बड़ी सी कहानी लिखी जा सकती है, सिर्फ कविता ही क्यों। तो कोई भी जो कला होती है ना, वो सब अपने आप में जुड़ी होती है।
वो एक संस्कृत में श्लोक है ना कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो आप किसी ना किसी कला से जुड़े ही होते हैं, तभी आप मनुष्य होते हैं। और हर कला अपने आप में जुड़ी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि कला का मेन जो मूल है वो मनुष्य का भाव है, उसकी बिल्कुल। भावनाएं। हर कला भावनाओं को ही व्यक्त करती है, चाहे हम लिखें या फोटो खींचे। हाँ, वो होती है कि उसके भी दो पहलू होते हैं, एक कला रूप होता है, दूसरा एक व्यावसायिक रूप होता है। हर चित्र का लेखन भी व्यावसायिक रूप में जाता है और फोटोग्राफी भी ठीक ऐसे ही है। तो जी हम लोग अभी तक गैर व्यावसायिक रूप में करते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कला पक्ष ही दिखता है कि कितने अच्छे से हम अपने फोटो को खींचे और देखें, जाने उस चीज को गहराई से। जी। तो ये जो फोटोग्राफी है, तो क्या डीएसएलआर भी आप लोगों ने ट्राई किया या सिर्फ मोबाइल पे ही ट्राई किया हुआ है? मेरे पास डीएसएलआर नहीं है, एक दो बार मैंने क्लिक किया है बस, मेरे पास अच्छा, डीएसएलआर नहीं ओके। है। नहीं सर, मेरे पास भी नहीं है। मैं निकॉन वाला यूज करती करा है बीच में, और उसके बाद अभी मोबाइल से ही अच्छे फोटोग्राफ्स। अच्छा, बढ़िया। और मोबिलोग्राफी है तो भाई मोबाइल धारक हैं आप लोग, बिल्कुल डेडिकेटेड मोबिलोग्राफर। तो अब एक बात बताएं कि ये अपनी फोटोग्राफी की ट्रैवलिंग को आप कैसे देखते हैं? कि आप लोग जैसे मान लीजिए 10 साल का एक टाइम पीरियड लें जब से ये मोबाइल कैमरास आपके हाथ में हैं, तो उसमें आप जो प्रगति देखते हैं या चेंज देखते हैं, पहले क्या चीज़ लेना पसंद आता था ज़्यादा, अब क्या ज़्यादा लेना पसंद आता है? या कोई भी चेंज है, डिफरेंस है, तो थोड़ा-सा उस बारे में ज़रा डिटेलिंग कीजिए हमको। चित्रा जी। जी, मैं लेना हमेशा चाहती थी सार्वजनिक जगहों पर जो चीजें मेरे मन में आती है, लेकिन लिया फोटो फिर भी पारिवारिक जनों का। पहले पहले शुरुआत वहीं से हुई कि बर्थडे में फोटो खींच रहे हैं सबके। और घर में सबसे छोटे हैं तो सबसे पहले जिम्मेदारी के फोन पकड़ा दो, और हो रहा है भतीजों का बर्थडे हो रहा है तो हाथ में मोबाइल आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे अभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर प्राकृतिक फोटो खींचना ज्यादा पसंद करती हूँ। ज्यादा पेड़ के आसपास अगर कोई गिलहरी दिख जाए तो मुझे, मैं उसके पीछे, या एक यहाँ पे आजकल लाल चिड़िया है जो घूमती रहती है, आजकल मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, मुझे उसको फोटो खींचना है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो फोकस था, और बहुत सारी चीजें मैंने मोबाइलोग्राफी से सीखी है, स्नैपसीड के बारे में जैसे सर ने बताया था, उन सब चीजों से पता चलता है कि अगर आप वाइड स्पेक्ट्रम का फोटो अगर आपने खींच भी लिया है तो आप उसको नैरो करके फोकस कैसे कर सकते हैं। वो सब चीजें एडिटिंग से मुझे थोड़ी मदद मिली है। वो पूरा पूरा मोबाइलोग्राफी को श्रेय जाता है, ग्रुप को श्रेय जाता है, उसी से मैं कर सकी। नहीं तो उससे पहले मुझे लगता था कि बहुत बड़ी चीज में मुझे छोटी सी चीज मुझे लोकेट करनी पड़ेगी फोटो में खुद। अभी वो दूसरों को कैसे दिखा सकते हैं वो सीखा है समूह से। जी, जी जी। भारती जी। जैसे वो अगर मैं अपनी फोटोग्राफी के सफर की बात करूं तो वो ठीक वैसे ही किसी आर्ट फॉर्म का, जैसे जब बचपन में हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें मनोरंजक कथाएं अच्छी लगती है, फिर धीरे धीरे ग्रो अप होते हैं हम, और किस हिसाब से हम अपनी पसंद हमारी बदलती जाती है। फिर जी छोटी छोटी चीजों देखने को देखते हैं हम, वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। फोटोग्राफी भी वैसा ही है, पहले वैसे ही जैसे चित्रा ने कहा कि घर वालों की फोटो खींचो, वो कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो वही। फिर हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों की तरफ मूव करते हैं, वो चीजें हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और सेटिस्फेक्शन देती है कि हमने, ऐसा लगता है ऐसे कुछ सृजन किया हमने, जो होता है ना, सृजन हमेशा सुख देता है। तो वो वाली बात होती है जब हम कुछ बहुत अच्छा सा क्लिक करते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट सा जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते या फिर उसको बहुत देर तक नहीं रख सकते मन में, और उसको क्लिक करते हैं। तो वैसे ही जब पहले चीजों को लेना, फिर कोई सेलिब्रेशन चल रहा हो, कोई फूल हो तो ऐसा कुछ, कोई मतलब ये था कि सीनरी अच्छी हो तभी हम फोटोग्राफी करें। अब लगता है कि कुछ भी हो, हम अपने फोटोग्राफी स्किल से उसको कैसे बेहतर बनाए। कैसे बताऊं? तो अब फिर लगता है कि हाँ, स्किल सीख रहे हैं अब। पहले सिर्फ फोटोग्राफी हो रही थी, अब स्किल हो रहे हैं थोड़ा बहुत हम लोग। तो ये अंतर आया है जी, फोटोग्राफी जी, में। जी। और क्या फोटोग्राफी ने आपके लेखन में कोई परिवर्तन दिया हो? स्पेशली एक जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, उसमें कोई चेंज आया हो फोटोग्राफी के कारण? क्या ऐसा हुआ? चित्रा जी? जी जी सर, बिल्कुल। एक चित्र की बारीकियां जितना स्पष्ट तरीके से हम देख पाते हैं, उन्हें उतना ही अच्छे तरीके से फिर हम लिख पाते हैं। बिल्कुल, ये मददगार जरूर है। फोटोग्राफी मोबाइलोग्राफी से हो तो बहुत छोटी छोटी चीजों को हम जब नोट कर पाते हैं, किसी भी जैसे बालक का अगर हमने फोटो लिया है, उसकी जो डिटेलिंग अगर हम अपने किरदार में कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर हम कर पाते हैं। मेरे लिए तो बहुत सहायक है। ओके, और बाकी जी?
हाँ, मैंने कहा ना कि जैसे मेरा सौंदर्य परक दृष्टिकोण विकसित हुआ, वो हम्म, जब चूप से देखती हूँ कि ठीक वैसे ही लेखन में भी आया कि हाँ, अब छोटी-छोटी माइन्यूट चीज़ों को मैं सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करती हूँ, उसको शब्दों में कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे से ना आए, लेकिन ढाल पाऊँ मैं छोटी-छोटी चीज़ों को, क्योंकि लगता है कि हाँ, इन चीज़ों के भी प्रशंसक हैं, जैसे फोटोग्राफी में है, तो स्वाभाविक है कला में भी, लेखन में भी होगा। तो ये फ़र्क तो आया, बहुत बड़ा फ़र्क आया ये मुझे। हम्म। तो मेरी जो सवालों की लिस्ट में अब है मोबिलोग्राफी का सवाल। एक्चुअली जी, अब जी। वो आया है कि मोबिलोग्राफी ने हाँ। एग्जैक्टली आपको ना क्या परिवर्तन दिया, है ना? जैसे थोड़ा-सा चित्रा जी ने भी ज़िक्र किया भी, तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को थोड़ा-सा और बताएँ कि मोबिलोग्राफी एक्चुअली आपके जीवन में आज क्या मायने रखता है? भारती जी, यहाँ से शुरू करते मोबिलोग्राफी मैं तो शुरू से जुड़ी हूँ, मोबिलोग्राफी से 3 साल से ज़्यादा हो गए मुझे जुड़े हुए इससे। तो शुरू में इसलिए मैं पोस्ट नहीं किया, मुझे तो याद है कि 6 महीने तक तो मैंने कोई पोस्ट ही नहीं किया था, क्योंकि मैं सबकी तस्वीरें देख रही थी कि चल क्या रहा है, मतलब कैसी तस्वीरें पोस्ट करती हैं, मैं अप टू द मार्क जा पाऊँगी कि नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत तो स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाऊँ ग्रुप का। तो फिर सबसे ज़्यादा जो कुछ मोबिलोग्राफर का मैं नाम लेना चाहूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है दिग्विजय सिंह राठौर जी, अमित सिंह जी, आशीष सिंह जी और डीवी सर की तो मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, मतलब वो एक दिन में उनकी कम एवरेज अगर निकालें तो 5-6 पोस्ट होती है, और सारी मतलब कौन अच्छी है, कौन कम है, कौन ज़्यादा, ये चुनना मुश्किल हो जाता है उनका। और अमित सिंह जी की फोटोग्राफी उनकी फ़ोटोज़, कुछ फ़ोटोज़ उनकी ऐसी हैं कि मतलब कोई देखे तो बस तुरंत कविता लिख दे बैठ के। क्या कंपोज़िशन होती है उनकी फ़ोटोज़ की। मतलब इंस्टेंट निकल आता है, मतलब मुझे लगता है जब मेरे जैसे इंसान से निकल सकता है, जो कोई एकदम बहुत दाँतों वाले कवि हो, एकदम गंभीर वाले, वो तो तुरंत ही लिख देंगे। उनका कंपोज़िशन एकदम लगता है कि हाँ, काश मैं भी ऐसा कर पाती। ये लगता रहता है हमेशा अमित सिंह जी की फ़ोटो को देखकर। फिर और भी कुछ जैसे पुनीता जी, मीरा जी, इन लोगों की फ़ोटो जो जो हमें मोटिवेट करती हैं कि नहीं, एक तो फ़ोटो खींचिए, दूसरा कि थोड़ा अच्छा अगर हो तभी हम ग्रुप में पोस्ट करें, कि थोड़ा ग्रुप का लेवल बना के रखें हम कि हमें ना लगे कि एकदम बचपने सा कुछ ले लिया है। तो 4 साल में ग्रुप में भी इतना लेवल बढ़ता गया हम लोगों का, सबका। और स्वाभाविक है कि हम जैसा फ़ीड कराएँगे लोगों को, वैसा ही ग्रो होता है, मतलब उसी तरह से विकास होता है हमारा। अच्छी चीज़ें फ़ोटो मोबिलोग्राफर ने हमें दिखाई, तो हमारा भी विकास वैसे ही एक स्वस्थ विकास हुआ कि हम ने अच्छी दिशा में हम बढ़ते गए। और आज चाहते हैं कि हम अच्छा खींचे हम भी, जितना ना ना खींच पाएँ तो देखें और सीखें, जो हमारे मोबिलोग्राफर हैं अच्छे सारे। जी, हुँ। चित्रा जी। जी, मेरे लिए ये समूह 2 तरह से काम आता है। इंस्पिरेशन भी, लिखने बैठो तो इंस्पिरेशन तलाशी जा सकती है वहाँ पे। लिखकर अगर दिमाग खराब हो जाए तो शांति तलाशी जा सकती है वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। जब बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अब तो रोना आ जाएगा कहानी में, तो उससे अच्छा है कि मैं समूह खोलती हूँ और वहाँ पे हाइडा सर के, अमिताभ सर के और आशीष सिंह सर हैं उनके, और एक और दीदी ने भी नाम लिया दिग्विजय सर के फोटोग्राफ्स हैं, जिनको देख के थोड़े छोटे-छोटे वीडियोस भी हैं, उनको देख के बहुत सूदिंग इफेक्ट आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी-कभी सिर्फ वीडियो में चली जाती हूँ, छोटे-छोटे बहुत छोटे-छोटे वीडियोस हैं, उनमें चली जाती हूँ और देखती रहती हूँ उस फीड को। मैं ये जो हम लोग वॉच फेसबुक की वीडियो से ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, मैं मोबाइलोग्राफी ग्रुप में चली जाऊँ और उसके वीडियोस देख के शांत हो जाऊँ। छोटे-छोटे बच्चे, कई बार उनसे परेशान होके भी मुझे ये समूह बहुत शांति देता है कि मैं आराम से बैठ के अपना समय अपने दिमाग को शांत कर सकूँ, अपने आप को शांत कर सकूँ। और उसके अलावा जो इस जब से मुझे एक फ़ोटो मैंने अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट किया था, उसके बाद मुझे भारती जी ने इस समूह से जोड़ा था। शुरू में हाँ, देख के लगा था कि ये अलग लेवल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। इन्हें क्यों जोड़ दिया? बस मैं देखती रहूँगी, वो ज़्यादा अच्छा है। और धीरे-धीरे फिर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट हम भी करके देखते हैं। वो चीज़ आने लगती है। आप कहते हैं ना कि सोहबत में रहते हैं तो थोड़ा असर आने लगता है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट ग्रुप में होता है, वो मैं कोशिश करती हूँ, सब कई बार उस तरह के नहीं होते हैं। लेकिन कोशिश ज़रूर करती हूँ मैं कि हाँ, आज अभी इन्वर्टेड का चल रहा है तो मैं अपना फ़ोटो कोई खींच के इन्वर्टेड ट्राई करूँगी, उसको उल्टा करके कैसा लग रहा है। या अभी जैसे ताका-झाकी वाला ट्रेंड चला था, ये सब चीज़ें मेरे लिए अपनी फ़ोटोग्राफ़ी में नहीं थी, ये सब मैंने मोबाइलोग्राफ़ी से सीखी है। ये सब मुझे अपने फ़ोटोग्राफ़ कभी करने में नहीं दिमाग में आया कि मैं इस तरह से कर सकती हूँ। लेकिन अब अच्छा लगता है, ये हाँ, लगता है कि हाँ, कुछ नया सीख रहे हैं और कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। जो चीज़ हम करेंगे डेली लाइफ़ में फिर भी करेंगे ही,
उसे हम बहुत बेहतर कर पा रहे हैं मोबाइलोग्राफी की वजह से। तो अच्छा लगता है, समूह से सीखना बहुत अच्छा लगता है। एक बात जो विशेष रूप से जानना चाहूंगा, टेक्निकल सवाल है कि एडिटिंग आप लोग किस लेवल तक करना पसंद करते हैं? जब भी कोई फोटोग्राफ लिया तो नॉर्मली ये होता है कि उसमें हम अब थोड़े से एनहांसमेंट तो करते ही हैं, अब एडिटिंग भी सभी हमारे साथी लोग जान ही गए हैं। आप लोगों की क्या इसमें अप्रोच रहती है, चित्रा जी? जी सर, इससे पहले जब तक मैं मोबाइलोग्राफी समूह से नहीं जुड़ी थी, तब तक मुझे एडिटिंग में बस ये था कि जूम कर लो और जो फोकस करना है उसे फोकस कर लो। इससे ज्यादा एडिटिंग मुझे नहीं आती थी, या कलर फेयर करना है तो कर लो। बेसिकली एक दो चीजें करती थी। मोबाइलोग्राफी समूह से जुड़कर जो सभी फोटोग्राफ में फोकस करना बेटर आ गया है कि किस चीज को हाईलाइट किया जा सकता है। एक दो जैसे स्नैपसीड आदि आपने समूह में शेयर किया, उसके बाद एडिटिंग में बहुत मुझे लगता है एडिटिंग करके भी मजा आने लगा है। मतलब वो चीज समझ आती है कि किस तरह से किस चीज को हाईलाइट किया जा सकता है और कौन सा फोटो किस तरह की लाइटिंग में अच्छा लगेगा, किस तरह की HDR में, जैसे बहुत सारी सेटिंग्स आपने उसमें समझाई थी, लाइट्स वगैरह समझाई थी, सैचुरेशन समझाया था। वो सारी वीडियोस मैंने आपके फॉलो किए, किस तरह से मोबाइल के कैमरे को बेटर स्थिति में रखा जा सकता है। मेरी हैंडलिंग क्योंकि बहुत बेकार है, वो सब चीजें मैंने मोबाइलोग्राफी ग्रुप से सीखी। सारी वीडियोस मैंने आपके देखे, वो सब समझा कि अच्छा ऐसा नहीं है कि उसको कैसे भी रख लो और वो अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। अच्छा रिजल्ट के लिए हमें थोड़ा केयर करनी पड़ेगी, थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो वो सब मैंने बहुत सारी चीजें आपके वीडियो से, इस समूह से सीखी मैंने। भारती जी। हाँ, एडिटिंग तो पसंद है। सीखा मैंने भी ऑफ कोर्स चित्रा की तरह यहीं पे आके, जो क्रॉप करना या फिर कलर, थोड़ा-सा कलर सेटिंग चेंज करना। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू फोटो, जो फोटो है मेरी, जैसे मैंने एक फूल की तस्वीर ली तो मुझे उसका कलर सिचुएशन देखना है, दोनों का, फूल भी है और पत्ता भी है। तो अगर मैं चाहूँगी कि अगर थोड़ा लाइट दिख रहा है कलर, तो मैं थोड़ा डार्क कर दूँ दोनों को, कि वो कलर एनहांस हो, देखने में हमारी आँखों को अच्छा लगे वो। लेकिन अगर कोई मैंने सीनरी ली तो फिर एडिटिंग उस हिसाब से हो जाती है। पहले तो क्रॉपिंग, कि किस हिसाब से फ़ोटो सही दिखे और जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं बस वही दिखाएँ, उतना दिखे, उस चीज़ पे फ़ोकस हो हमारा। और एडिटिंग भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सीन, जो सीन है हमारे फ़ोटो का। जैसे जैसे मुझे याद है, मैं शिमला गई थी तो वहाँ पे तस्वीर ली थी, वो जो मॉल रोड पे चर्च है, मुझे नाम नहीं याद है उस चर्च का। तो जब मैं आई तो उसको मैंने 2-3 ढंग से उनको उसको एडिट किया, फिर स्नैपसीड लिया और मैंने पीछे उसको पूरे काले बादल बना दिए। ऐसे तो एक बार में एकदम से हॉरर वाला लुक दे रहा था। जब मैंने सब देखा, मुझे भी अलग सा लगा, सच में ये तो हॉरर वाला लुक दे रहा है। जबकि एकदम सूथिंग सा वेदर था, थोड़ी बारिश हो, थोड़े बादल थे हल्के, एकदम से कर दिया वो हॉरर, तो वो थोड़ा अलग सा लग रहा था। तो ड्रामेटिक अकॉर्डिंग टू फोटो तो अकॉर्डिंग टू फोटो कि कैसा फोटो, और फोटो में हमने क्या लिया है। जैसे फूड फोटोग्राफी लेती हूँ मैं, जैसे कोई अच्छा खाना, तो उसमें थोड़ा-सा कलर एनहांस होता है, तो वो देखने में अच्छा लगता है। रील से थोड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा एडिटिंग ना हो, इतना ज़्यादा ना हो कि वो पता चल जाए दर्शकों को भी, देखने में भी वो आँखों को ही चुभने लगता है। कई बार ब्राइटनेस वगैरह ज़्यादा बढ़ जाए हमारा, तो वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है जी। हमारी एडिटिंग को। प्रोग्राम के सबसे आखिरी सिरे में आ चुके हैं। एक जरूरी सवाल, मोबिलोग्राफी ग्रुप के सदस्य और जो चैनल से जुड़े हुए जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो अगर अभी तक मोबिलोग्राफी में नहीं आए हैं, तो उनके लिए आप लोगों का क्या संदेश है? चित्रा जी। जी, मुझे लगता है कि समूह में जुड़कर आप कुछ ही दिन में नई-नई चीज़ें सीखना शुरू करेंगे और फ़ोटोग्राफ्स को देखने का तरीका बदलेगा, तो आपका नेचुरल जो नॉर्मल आप चीज़ें देखते हैं, आप जिस तरह से फ़ोटो खींचते हैं, वो तरीका बहुत जल्दी 2 से 3 महीने में आपको अंतर दिखना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा कि आप चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं कैमरे की लेंस से। उसमें अंतर आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी लोग जुड़ना चाहें इस समूह से, वो इसको, ये चीज़ ये नहीं है कि एक दिन में सीख जाएँगे। आप ग्रुप से जुड़े रहिए, फ़ोटो में अंतर देखिए, आपको खुद पता चलता है अच्छी पोस्ट कौन-सी है और जो पोस्ट आई है वो उस लेवल की नहीं है, वो दिखता है, अंतर दिखता है। उस अंतर को देख-देख के बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं धीरे-धीरे कि किस तरह से हमें सिमेट्री लेनी है। वो चीज़ें, लेकिन ये नहीं है कि बस अपना फ़ोटो पोस्ट किया और खत्म कर दिया। अगर इस तरह से करेंगे तो सीखना बहुत मुश्किल है। सीखने के लिए आपको दूसरों की अच्छी बेहतर पोस्ट को देखना होगा और उसको शायद अप्लाई करना होगा।
तब शायद इम्प्रूवमेंट ज्यादा अच्छा हो सकेगा, जिसकी मैं कोशिश कर रही हूँ। और यही मैं सजेस्ट करूंगी अपने बाकी फ्रेंड्स को भी, जो ज्वाइन करने वाले हैं या जो ज्वाइन कर चुके हैं ग्रुप को। जी, भारती जी। हाँ, मैं तो कहूँगी कि जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर हैं, अगर उन्होंने अभी तक मोबिलोग्राफी में नहीं आए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी पहले तो मोबिलो जॉइन कीजिए। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो हमारे मोबिलो के फ्रेंड हैं, तो उनके लिए तो यही कि जो मैं जिन्हें इंस्पिरेशन मानती हूँ फ़ोटो में, वो ऐसे ही नया-नया एक्सपेरिमेंट करें और हमें दिखाएँ। और जो मेंबर इस डर से पोस्ट नहीं करते हैं कि हमारी फ़ोटोज़ अप टू द मार्क नहीं है। जैसे पहले मुझे भी होती थी झिझक ज़्यादा कि अच्छी नहीं है शायद, सबकी फ़ोटो बहुत अच्छी आ रही है तो ना पोस्ट नहीं, आप पोस्ट कीजिए। आप जैसा भी, क्योंकि पोस्ट करेंगे तभी सीखेंगे। जो एक्सपर्ट हैं, जिन्हें आप वरिष्ठ मानते हैं, वो आएँगे, आपको सलाह देंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं तो आप इनबॉक्स में जाके पूछिए। पूछ सकते हैं, वो अच्छे से आपको बताएँगे। अगर हाँ, अगर रियली आप फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं फ़ोटोग्राफ़ी करना भी और सीखना भी, तो आप जॉइन भी करें और पोस्ट भी करें उसमें। वो आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा सीखने के लिए। और सिखाएं भी। जी। और सिखाए भी। अगर कुछ आपको किसी के फ़ोटो में लगा कि नहीं ये होना चाहिए बेहतर, तो फिर अ, आप उनको बताएँ। आप अपने सिस्टम में एडिट करें उन्हें, फिर दिखाएँ कि ये देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसा लग रहा है ये आपको? तो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया बड़ी अच्छी होती है, मतलब बहुत खुशी होती है अंदर से कि हाँ, हमने कोई बहुत अच्छा काम किया है सच में, वो सैटिस्फैक्शन वाली जो होती है बात, वो आती है अंदर से वो करने पे। जी, तो जी। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये बातचीत थी और आप दोनों का हृदय से आभार कि आप दोनों ने समय निकाला और आप लोग इस प्रोग्राम में आए, बातचीत की। तो मुझे लगता है कि ना बहुत ही जल्द फिर से ये मौका आने वाला है, कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर से कुछ ना चांस निकलेगा कि ना फिर से हम इकट्ठे होंगे इसी फोरम पे और तब हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग फिर से समय निकाल के आएँ। आप जी, दोनों को जी। धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत तो दर्शकों बहुत-बहुत ये था धन्यवाद। जी, तो दर्शकों ये था हमारा एपिसोड आज का और बने रहिए आप मोबिलोग्राफी के साथ में। आइए ग्रुप में फेसबुक ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए वीडियोस और जो भी आपके फीडबैक हैं आप खुल के दीजिए। आपकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं माना जाएगा। आप बताइए क्या अच्छा है, क्या गड़बड़ है। सुधार की प्रक्रिया सतत चल रही है। तो सबको शुक्रिया, थैंक यू, हैप्पी क्लिकिंग, बी सेफ प्लीज़।